हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। हम लोगों ने यार थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों ने यार वीबीडी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है कि यार लास्ट आपकी थ्योरी बचती है विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उस थ्योरी से पहले यार हम लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, कुछ और यार टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि यार आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है, जैसे कि डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो यार डायपोल मोमेंट हम लोग यार इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका रेजोनेंस। अब देखो यार, रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, लेकिन अभी भी हम लोग हल्की फुल्की नॉलेज उसकी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे, ठीक है। रेजोनेंस की बात हो गई। और अगर यार मैं आपको बताऊं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। हो सकता है यार इन सभी टॉपिक्स के आपने नाम सुने हो सकता है नहीं सुने हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सारी चीज़ बहुत बेसिक से कवर करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज पढ़ने वाले हैं और एक लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। तो ये कुछ यार आपके मिसलेनियस से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बीच बीच में जो बचे हुए हैं, उन सभी को ही हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यार आपकी एक लास्ट रहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आपके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं वो फिर एक वीडियो में कवर कर पाते हैं, फिर दो में आराम से डिटेल से सारी चीज़ें सिखा देंगे आपको। चलो, तो डायपोल मूवमेंट यार हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। डायपोल मूवमेंट यार फिजिक्स में भी रहता है, केमिस्ट्री में भी रहता है। थोड़ी बहुत यार सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हम लोगों को केमिस्ट्री वाला डायपोल मूवमेंट अभी समझना है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? म्यू से करते हैं। डायपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? म्यू से करते हैं। अच्छा, कैसे होता है? सपोज करो दो अपोजिट चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं। सपोज करो ये एक चार्ज है, कितना है? प्लस क्यू। और ये एक चार्ज है, कितना है? माइनस क्यू। एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। तो डायपोल मूवमेंट कैसे निकाला जाता है? डायपोल मूवमेंट इज क्यू इंटू डी। मतलब जो भी चार्ज है इनटू आप डिस्टेंस कर दो, मतलब उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उन दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। आपके पास डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ डायपोल मूवमेंट की, तो डायपोल मूवमेंट है क्या? डायपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। आपका चार्ज ले लो Q, डिस्टेंस ले लो D। उन दोनों का आप प्रोडक्ट करो बिटवीन दोज चार्जेस, करेक्ट। उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, तो जो भी चीज निकल के आ रही है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? डायपोल मूवमेंट बोल रहे हैं। डायपोल मूवमेंट की बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट क्या रहती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, साथ साथ में इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चाहो तो इस म्यू के ऊपर ऐसे एरो बना दो, है ना, इस म्यू के ऊपर एरो बना दो। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी है भैया, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। बिल्कुल यार, बिल्कुल कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहती है। अब डायरेक्शन कहां से रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। डायरेक्शन कहां से कहां तक रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। ये आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपकी डायरेक्शन होती है, करेक्ट। यहां तक चीजें सही है? बिल्कुल। यूनिट की बात करें, चलो भैया यूनिट की बात करें, तो आप ध्यान से देखो, वेक्टर डायपोल मूवमेंट है क्या? चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे चार्ज की अगर यूनिट मैं लूं तो कूलम, डिस्टेंस की लूं तो मीटर। तो आपकी आप जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये, है ना। कूलम है सी और एम है मीटर, तो कूलम मीटर ये आपकी एसआई यूनिट हो गई। हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो चार्ज की सीजीएस यूनिट हो जाती है ईएसयू। चार्ज की सीजीएस यूनिट कौन सी हो जाती है? ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है? चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख लो, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है ये? चार्ज की सीजीएस यूनिट है ना। तो ईएसयू और यहां पे आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, करेक्ट। और एक और यूनिट रहती है डी बाय। एक और डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या रहती है? डी बाय रहती है। और एक रिलेशन है, और ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको काम भी आएगा। और अभी मैं इस रिलेशन की एप्लीकेशन भी आपको सिखाऊंगा। 1 डी बाय इज 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। डी बाय क्या है? यूनिट है। ESU सेंटीमीटर भी क्या है? यूनिट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है। 1 डी बाय इज 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार। तो केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट कैसे आ रहा है?
अभी तो मैंने आप लोगों को चार्जेस, डायपोल मोमेंट क्या होता है, दो चार्जेस हैं आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं डी डिस्टेंस पे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास डायपोल मोमेंट आएगा। करेक्ट। अब केमिस्ट्री में ये कैसे डेवलप हो रहा है, जैसे सपोज करो अगर मैं HCl की बात करूं, जैसे मैं HCl की बात करूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से? बिल्कुल, मैं ये चीज बोल सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहां, कौन खींचेगा ज्यादा ताकत से, वो आपका क्लोरीन ज्यादा ताकत से खींचेगा। बीच में शेड, यहां पे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कौन खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। और अगर क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन की तरफ थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन के नजदीक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर क्लोरीन के नजदीक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो यहां पे क्या चार्ज डेवलप होगा, डेल नेगेटिव। और हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं तो यहां क्या होगा, डेल पॉजिटिव। डेल मतलब छोटा सा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन कूद के क्लोरीन पे नहीं आ गया है, थोड़ा सा यार क्लोरीन की तरफ आए तो आपका थोड़ा सा चार्ज डेवलप होगा, थोड़ा सा मतलब डेल नेगेटिव। और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर गया तो वहां पे क्या आ गया, डेल पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो तो क्या चार्जेस डेवलप हो गए हैं, देखो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, कुछ ना कुछ इनकी क्या बॉन्ड लेंथ रहेगी। तो क्या यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। डायपोल क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डायपोल की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब जो भी एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ आपको एरो बनाना है। टेल आपकी पॉजिटिव साइड पे होगी और एरो आपका ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पे यार नेगेटिव साइन आएगा, उधर आपकी टेल रहेगी। तो आपका जो ये जो डायपोल क्रिएट हो रहा है वो क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। जो आपकी डेल्टा EN थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बिल्कुल जीरो नहीं थी, कुछ ना कुछ डिफरेंस था। हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसी को ही मैं क्या बोल रहा हूं, उसी चक्कर में क्या डेवलप हो रहे हैं, चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। और चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो एक डायपोल क्रिएट हो रहा है। अरे बात समझ में। ऐसे ही मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज करो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H2 का एग्जांपल है, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कोई? नहीं। डेल्टा EN क्या है, जीरो है, दोनों की पावर क्या है, जीरो है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहां पड़े रहेंगे, एकदम सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों की पावर तो सेम है, तो दोनों बराबर ताकत से खींच रहे होंगे, बराबर ताकत से खींच रहे होंगे, तो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो कहीं पे भी टिल्ट नहीं हो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कोई भी चार्ज डेवलप होएगा क्या? नहीं। कोई भी चार्ज अगर डेवलप नहीं हुआ, क्यू ही नहीं आया, तो डायपोल मूवमेंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में आपका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो चार्जेस डेवलप होंगे, तो डायपोल भी आएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस ही डेवलप नहीं होंगे, चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो डायपोल मूवमेंट भी नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? तो सीधी सीधी बात जो गणित निकल के आ रही है यहाँ से वो ये आ रही है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं है, मतलब आपका जो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सेम एटम्स आपके नहीं है, तो आपका जो म्यू है, जो डायपोल मूवमेंट है, वो भी जीरो नहीं आएगा। और ऐसे टाइप को बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप हो गई है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, पोलैरिटी डेवलप हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। और अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मान लो जीरो है तो आपका डायपोल मूवमेंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर डायपोल मूवमेंट जीरो हो चुका है तो कोई भी मतलब चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है तो आपका दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। आई है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है। तो ये आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें देखते जाइए, है ना। सबसे पहला पॉइंट मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब जितना ज्यादा डेल्टा EN रहेगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा, है ना, उतने ही ज्यादा चार्जेस डेवलप होंगे। और जितने ज्यादा चार्जेस डेवलप होंगे उतना ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट रहेगा। मोर इज द डायपोल मूवमेंट, है ना, ये बात तो बहुत आसान है। मोर इज द डायपोल मूवमेंट, ये चीज क्लियर है। जैसे देखो, जैसे हम बात करें HF, जैसे हम बात करें HCl, जैसे हम बात करें HBr, और जैसे हम बात करें HI, तो देखो सब में ही आपका
पोलैरिटी तो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हैलोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो इधर फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। लेकिन सबसे ज्यादा चार्जेस डेवलप कहाँ पे होंगे, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा रहेगा। तो फ्लोरीन बोल रहा है हम तो सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम तो भयंकर तरीके से आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यादा चार्जेस डेवलप करेंगे, ज्यादा चार्जेस डेवलप करेंगे तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा रहेगा। तो अगर म्यू का कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर आएगा आपका, HF का सबसे ज्यादा, HCl, HBr एंड देन HI। अरे बात समझ में? तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा उतना ही ज्यादा आपका डायपोल मूवमेंट भी रहेगा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि भैया आपने तो सभी पे ही डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बनाया, तो सब पे सेम चार्जेस रहेंगे। नहीं यार, ये तो दिखाने का तरीका है कि हाँ यार पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे डेवलप होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की है यार। हेलोजेंस में सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अरे बात समझ में? ठीक है, अब देखो डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जैसे है ना, मैं आपको मॉलिक्यूल्स देने वाला हूं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स देने वाला हूं, तो वहां पे हमको यार डायपोल मूवमेंट कैसे निकालना पड़ेगा, एक पूरे मॉलिक्यूल का हमको डायपोल मूवमेंट कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे सपोज करो आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, ध्यान से समझो, एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर तो यार अभी आपके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें आप लोगों की और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। जैसे देखो AB2 है, सपोज करो इसका शेप ऐसी है। अब शेप की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हमें शेप की जरूरत पड़ेगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR जो सीख के आए हैं हम, उसकी हमको यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। ठीक है, अब सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की क्या है, ज्यादा है। सपोज करो ये हम मानते हुए चल रहा है, सपोज करो ये हम मानते हुए चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज्यादा है, तो B पे क्या चार्ज रहेगा, डेल नेगेटिव। B इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अपने पास लेके आएगा, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। A पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, डेल नेगेटिव। सही है, तो क्या ये एक डायपोल बनता हुआ दिख रहा है आपको, देखो देखो इस डायरेक्शन में बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या ये भी आपको एक डायपोल बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो दो अब डायपोल हैं, ये इधर, ये कोई दो डायपोल है आपके, ये दो डायपोल आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक ये डायपोल है, एक ये डायपोल है, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो आपका ऑब्वियसली सपोज करो मैंने ये एक जो डायपोल था ये मैंने मान लिया सपोज करो म्यू का है ना, और ये भी क्या होगा, म्यू का, क्योंकि देखो एटम सेम है, ऊपर भी ए बी एटम है और नीचे भी ए बी एटम है। तो अगर ऊपर वाला म्यू लिया है मैंने, तो नीचे वाला भी क्या लूंगा, म्यू लूंगा। अगर ऊपर ए बी होता और नीचे अगर ए और सी होते, अलग एटम्स होते, तो मैं μ1 और μ2 अलग अलग डायपोल लेता। यहाँ पे मैंने सेम क्यों लिया है, एटम सेम है, क्योंकि देखो ना यार, ये एटम ये अगर म्यू मानूंगा तो ये भी तो म्यू होगा यार। और अगर उधर ही अगर मैं सपोज करो अगर उधर ही मैं इसको बी ले लेता और इसको सी ले लेता, तो ये μ1 होता, ये μ2 होता, अलग अलग होते। अभी तो मैं क्या मानते हुए चल रहा हूं, म्यू और म्यू मानते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को अगर पूरे मॉलिक्यूल का अगर मुझे यार डायपोल मूवमेंट निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, वेक्टर सम निकालूंगा दोनों के दोनों डायपोल मूवमेंट का। तो म्यू नेट कैसे निकलेगा, डायपोल आपको क्या करना है, म्यू नेट कैसे निकलेगा, दोनों का आप लोगों को वेक्टर सम एडिशन करना है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, जैसे आपके दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका थीटा है। आपसे पूछ रहा है वेक्टर सम कितना रहेगा, तो कितना रहता है, ये चीज तो पढ़ी होगी फिजिक्स में, है कितना रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा, देखो एक म्यू है दूसरा भी म्यू है, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू म्यू और कॉस थीटा, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ऐसे तरीके से आप लोग नेट डायपोल मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? थीटा क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल है। थीटा क्या है, थीटा तो आपका कौन है, बॉन्ड एंगल है, करेक्ट। बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री, ये सारी बातें हम हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी कराए हैं, अभी देखना वापस से आएंगे। जैसे देखो अब मॉलिक्यूल के एक बार हम समझ गए कि हमें क्या निकालना पड़ता है, म्यू नेट निकालना पड़ता है। म्यू नेट निकालना पड़ता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपका म्यू नेट पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर म्यू नेट अगर मान लो 0 आ जाता है, मतलब नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ जाता है, 0, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कौन है, नॉन पोलर है।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर आपका म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बच रहा है आपका, तो आपका क्या रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। तो आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, पोलर रहेगा। आइए बात समझ में, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर रहेगा। अब देखो जैसे आपको अलग अलग आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखना कितनी नॉलेज जो प्रीवियस हमने ली है वो कितनी काम आएगी आप लोगों को। तभी यार मैं डायपोल मोमेंट बाद में पढ़ाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, VACPR, VBT के, क्योंकि उसकी नॉलेज यार काम आने वाली है। जैसे देखो आपको बोल रहा है BeCl2, अब ये बोल रहा है कि यार पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है, बताओ जरा। तो पहले आपको इसकी शेप लिखनी आनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। कैसे लिखोगे, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, वैलेंस कितने, 2, मोनोवलेंट कितने, 2, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp, 2 ही बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, देखो ना 2 सराउंडिंग है, 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 0 लोन पेयर आ रहे हैं, तो इसकी शेप क्या रहती है, लीनियर रहती है। शेप क्या रहेगी, लीनियर। ये कौन सी शेप है, लीनियर शेप। अब देखो, अब बताओ क्या ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या पोलर है। अब देखो बेरिलियम है और क्लोरीन है, ऑब्वियसली बेरिलियम क्या रहेगा आपका, डेल पॉजिटिव रहेगा, क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव। तो क्या ये एक डायपोल बनता हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। क्या ये भी एक डायपोल बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दोनों डायपोल में आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, ये दोनों डायपोल है। क्या इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो जो म्यू नेट है वो क्या आ रहा है, 0, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। इस तरीके से देखना है, ध्यान से अगर हम सुने तो अगर ये जो आपका मैं ब्लू बॉन्ड को मार्क कर रहा हूं, ये जो दोनों इंडिविजुअली अगर कोई पूछे तो दीज आर पोलर बॉन्ड्स। पोलैरिटी तो है ही ना यार, बेरिलियम और क्लोरीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है, तो पोलैरिटी तो है, पोलर बॉन्ड तो है, बॉन्ड पोलर है इंडिविजुअली, लेकिन संयोग से ऐसा कुछ बैठ रहा है कि जो दोनों जो पोलर बॉन्ड थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो दोनों डायपोल मूवमेंट थे वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो म्यू नेट क्या आ रहा है, 0। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके से अलाइन होते हैं कि उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है। जैसे देखो, और देखो, जैसे हम बात करें आपकी BF3 की, चलो देखो, अब अगेन इसका शेप निकालना है। शेप के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, सोचो, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन, बोरॉन, 3 वैलेंस 3 मोनोवेलेंट, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड पेयर कितने, जितने सराउंडिंग है 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। शेप क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये चीज़ तो भैया रटवा दिया आप लोगों को प्रीवियस कुछ वीडियोस में, ट्राइगोनल प्लेनर। कर लो यार ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे देखो, इधर बोरॉन, इधर ये फ्लोरीन, इधर ये फ्लोरीन, इधर ये फ्लोरीन। अब देखो बोरॉन और फ्लोरीन, क्या इनमें कुछ ना कुछ डायपोल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो क्या यहाँ पे ये डायपोल होगा, बिल्कुल होगा। फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी तरफ आप अपनी हेड बना दो, है ना, मतलब उसकी तरफ एरो बना दो, उसकी तरफ एरो बना दो, है ना। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी देखो। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या ये वाले जो आपके 2 डायपोल हैं ऐसे हैं, एक इधर है और एक इधर है, देखिए, क्या ये दोनों के दोनों डायपोल इधर हैं, बिल्कुल है। तो क्या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा, इनके बीच में आएगा। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा समवेयर अराउंड हेयर। और क्या ये रिजल्टेंट और ये वाला जो डायपोल है क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो म्यू नेट क्या आ रहा है, अगेन 0। म्यू नेट 0 आ रहा है, तो इट इज अगेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या ये चीज समझ में आई है, क्या ये चीज समझ में आई है। म्यू नेट अगर 0 आ गया तो आपके क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंडिविजुअली कोई पूछे तो उसमें पोलर बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल हैं। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन इस तरीके से बैठ रहे हैं कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। आइए बात समझ में। ऐसी जैसे देखो, अब अगर ये होता तो ये बताना जरा, ये पोलर रहेगा या नॉन पोलर रहेगा। BF2Cl, सोचो, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, बोरॉन पे वैलेंस कितने, 3, मोनोवेलेंट, फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 3, हाइब्रिडाइजेशन sp
2। बॉन्ड पेयर कितने, जितने सराउंडिंग है, तो फ्लोरीन भी सराउंडिंग है, क्लोरीन भी सराउंडिंग है, तो आपके ऑब्वियसली 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। शेप वही है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या बन रही है, इधर बोरॉन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर क्लोरीन। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब जरा देखो डायपोल क्या कैंसिल होंगे, ये इधर डायपोल होगा, बिल्कुल होगा। क्या इधर डायपोल होगा, ये बिल्कुल होगा। क्या इधर डायपोल होगा, ये बिल्कुल होगा। पर ध्यान से देखो, एक तरफ बॉन्ड है बोरॉन और फ्लोरीन का, एक तरफ है बोरॉन और क्लोरीन का। तो देखो अगर मैं इसको μ1 मानता हूं तो ये भी क्या रहेगा μ1, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, बोरॉन फ्लोरीन, दोनों एटम सेम रहेंगे तो आपका डायपोल भी सेम रहेगा। लेकिन इधर कौन है, बोरॉन और क्लोरीन, इधर μ2 है, तो भैया इस μ1 और μ1 का रिजल्टेंट इधर तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एटम अलग अलग हो गए ना। देखो प्रीवियस केस में तीनों के तीनों फ्लोरीन थे, तो यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से सिमेट्री बैठ रही थी, और जब जब यार इतनी अच्छी सिमेट्री बैठती है तो म्यू नेट ऑटोमेटिकली कैंसिल होके 0 हो जाता है। लेकिन इधर देखें तो इधर बहुत अच्छी सिमेट्री नहीं बैठ रही है, क्योंकि क्या एटम अलग अलग है, 2 फ्लोरीन एक तरफ है और क्लोरीन तीसरी तरफ है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो म्यू नेट रहेगा वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या रहेगा, कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। आइए बात समझ में, क्लियर हुई है चीजें। ऐसे ही जैसे मैं बात करूं आपकी, जैसे बात करें हम लोग PCl5 की, चलो PCl5 की बात करें तो आप लोग उसकी शेप निकालनी आनी चाहिए। कैसे, हाफ, वैलेंस कितने हैं 5 है, मोनोवैलेंट कितने हैं 5 है, स्टेक नंबर कितना आ रहा है 5, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, देखो ना सराउंडिंग कितने हैं 5 हैं, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। शेप क्या होती थी ऐसे केस में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपकी क्या है, शेप है। तो देखो इधर फॉस्फोरस, इधर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इधर ऊपर क्लोरीन और इधर नीचे क्लोरीन, ऐसा कुछ है, बिल्कुल। अब देखो जरा, देखो ये फॉस्फोरस और ये क्लोरीन, इधर डायपोल, इधर डायपोल और इधर डायपोल, करेक्ट। ऐसे ही इधर डायपोल और इधर डायपोल। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन है ये तो आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और जो 3 प्लेन वाले हैं, जैसे देखो ये वाला जो डायपोल है, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, इनका रिजल्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये क्या चीजें हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो म्यू नेट क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, तो इट इज अगेन नॉन पोलर, इट इज अगेन नॉन पोलर। अब जब आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बेंड्स रूल बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि वापस डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आता है, तो समय आ चुका है अब उसको करने का। क्या, PCl3F2, आपको बस इतना बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, और दोनों ही पोलर हैं या दोनों ही नॉन पोलर हैं, आपको ये बताना। चलो सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो। इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की क्या आएगी, sp3d आएगी, ये निकाल लेना। 5 बॉन्ड पेयर आने वाले, 0 लोन पेयर आने, इसकी भी sp3d आएगी, 5 बॉन्ड पेयर आने वाले हैं और 0 लोन पेयर आने वाले हैं। लेकिन आपको क्या सिखाया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज ऑन एक्सियल पोजीशन, और जो लोन पेयर है वो कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल पे। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, कहाँ जाएगा, एक्सियल पे। तो भेज दो भैया उसे, ये फॉस्फोरस, तो भेज दो ना इसे, ये देखो ये भेजा, ये भेज दिया। तो बाकी 3 क्लोरीन कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पे, ये करा, ये आएगा इसका स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, है ना। अब ये, अब आपके 3 फ्लोरीन है, लेकिन एक्सियल पोजीशन तो 2 ही है, तो एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन को तो टिका दो, और एक मजबूरी में कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। ये चीज भी सिखाई थी आपको। अब देखो आप ध्यान से, यहां पे पहले वाले केस में अगर आप देखो तो ये डायपोल, ये डायपोल और ये डायपोल, ये ब्लू वाले जो डायपोल है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बढ़िया सिमेट्री है, तीनों तरफ कौन है, क्लोरीन 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 है, कैंसिल आउट कर देंगे। और ऊपर ये जो डायपोल है जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ फ्लोरीन वाला, और ये जो नीचे फ्लोरीन वाला ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बहुत शानदार सिमेट्री बैठ रही है, सिमेट्री शानदार बैठ रही है। तो म्यू नेट यहाँ पे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस वुड बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
आइए बात समझ में। लेकिन जरा अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखोगे अगर तो ये ब्लू वाला इधर और ये ब्लू वाला इधर, ठीक है, क्लोरीन के साथ ले लिए तो इन दोनों का नेट डायपोल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब जरा फ्लोरीन वाले देखो, तो देखो ये जो ऊपर फ्लोरीन की तरफ है और ये जो नीचे फ्लोरीन की तरफ है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्टली अपोजिट है। और फ्लोरीन फ्लोरीन है तो कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका फ्लोरीन है यहाँ पे भी तो डायपोल रहेगा, और ये डायपोल और ये ब्लू वाला डायपोल कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि एटम अलग अलग हो गए। एक तरफ फॉस्फोरस और क्लोरीन है, दूसरी तरफ फॉस्फोरस और फ्लोरीन है। तो यहाँ पे जो म्यू नेट है, यहाँ पे जो आपका म्यू नेट है वो नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या आ रहा है, पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, हमें ये पता चल रही हैं चीजें बेंट्स रूल से। अब बताइए आपको अगर बेंट रूल नहीं पता होता और पहले ही डायपोल मूवमेंट पढ़ा देते तो ये सारी कुछ चीज समझ में आती। अरे बोलते कि भैया ये क्या करा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो अब आपको दिमाग में चीजें बैठ रही हैं, क्यों? क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR में एकदम शानदार ग्रिप हो गया है, अब आपको डायपोल मूवमेंट भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एक और हमने चीज देखी डायपोल मूवमेंट में। अब जैसे और क्या रहता है, और जैसे रहता है, जैसे देखो ये है CCl4 CHCl3 CH2Cl2 और CH3Cl, ये है सपोज करो, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि डायपोल मूवमेंट, जैसे देखो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो इसको 4 दे दो। अब ध्यान से देखो तो एक कार्बन है और चार क्लोरीन है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिमेट्री बैठ जाएगी। देखो जैसे इधर ये क्लोरीन, और जब भी ऐसे सिमेट्री बैठ जाती है तो म्यू क्या आ जाता है, यहाँ पे म्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। पर यहाँ अब देखो अब सिमेट्री बिगड़ना स्टार्ट हुई है क्योंकि एटम अलग अलग हो रहे हैं। देखो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, और इधर देखो तो हाइड्रोजन 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 और इधर क्लोरीन, करेक्ट। तो आपको अगर म्यू का ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या रहता है, 1 का म्यू सबसे कम आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो जैसे जैसे क्लोरीन एटम आपके कम होते जाते हैं, जैसे जैसे क्लोरीन एटम आपके कम होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका डायपोल मूवमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये सारी वैसे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, पर हम ये श्योर हैं कि जो CCl4 है यहाँ पे बहुत शानदार सिमेट्री बैठ रही है, और जब जब इतनी शानदार सिमेट्री बैठती है तो चीजें कैंसिल आउट होके म्यू नेट आपका 0 आ जाता है। तो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4। क्लोरीन जैसे जैसे कम हो रहे हैं डायपोल मूवमेंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, अब ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल NCERT में भी दे रखा है, NH3 का और NF3 का। अब देखो इनके स्ट्रक्चर बनाना जाएंगे तो ऐसे बनते हैं, देखो नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे लोन पेयर, इधर नाइट्रोजन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर लोन पेयर। ऐसा कुछ आपका शेप रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब देखो अगेन आपसे डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो तो ये डायपोल की डायरेक्शन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन रहती है। यहाँ पे देखो तो इधर, यहाँ पे देखो तो इधर। अब देखो नाइट्रोजन और ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे भी एक डायपोल रहता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि नाइट्रोजन और डायपोल में भी, सॉरी नाइट्रोजन और लोन पेयर में भी क्या रहेगा, डायपोल रहेगा। अब सीखना क्या है कि डायरेक्शन क्या है, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ डायपोल म्यू इज ऑलवेज टूवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ म्यू इज ऑलवेज टूवर्ड्स लोन पेयर। जो डायरेक्शन आपको रखनी है डायपोल मूवमेंट की, वो हमेशा किस तरफ रहेगी, लोन पेयर की तरफ ही रहेगी। तो देखो नाइट्रोजन है और लोन पेयर है, तो डायरेक्शन कहाँ रख दो, लोन पेयर की तरफ। तो ये रहा, ये बना लिया हमने। अब देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। यहाँ पे भैया चीजें पलट गई हैं, तो अब फ्लोरीन की तरफ आपका डायपोल, यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ। अच्छा नाइट्रोजन और लोन पेयर में भी डायपोल रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स लोन पेयर, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। ध्यान से अगर हम देखें NH3 के केस में,
क्या सब के सब जो डायपोल हैं सबका जो सब ऊपर की तरफ अलाइन कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या ऐड हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। तो NH3 में सारे के सारे डायपोल ऐड हो रहे हैं, लेकिन NF3 में अगर हम देखें तो ये फ्लोरीन वाले तो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं और ये जो लोन पेयर वाला है ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो यहां पे चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। यहां पे चीजें क्या होंगी? सबट्रैक्ट होंगी। तो एक तरफ चीजें ऐड हो रही हैं, एक तरफ चीजें सबट्रैक्ट हो रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है जहां ऐड हो रही हैं वहां पे डायपोल मोमेंट आपका बड़ा रहेगा। तो डायपोल मोमेंट कहां रहता है? बड़ा। NH3 के केस में बड़ा रहता है एज कंपेयर टू NF3। ये NCERT में भी दे रखा है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि NH3 के केस में सब चीजें ऐड हो रही है तो वो वैल्यू बढ़ रही है, और NF3 के केस में सबट्रैक्ट हो रही है तो ये वैल्यू कम हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो NF3 है उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन कैंसिल होएगा ना यार, क्योंकि इन तीन का तो रिजल्टेंट कहां आएगा? नीचे की तरफ, और ऊपर वाला जो आपका लोन पेयर के साथ है उसका ऊपर की तरफ है। तो वो क्या करेंगे? दोनों सबट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट करके जीरो नहीं हो जाएंगे, लेकिन यस सबट्रैक्ट जरूर करेंगे। आई है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है। अच्छा, एक ये चीज समझे। एक और आपका क्या रहता है, एक और आपका अलग बिहेवियर क्या रहता है, जैसे अगर सपोज करो आपके कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, और कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन, ये है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल भी जैसे हम देखें तो ये है, सपोज करो CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अगर आपसे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछता है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, तो किसका ज़्यादा रहता है? सबसे ज़्यादा CH3Cl का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर CH3I। अब बोलोगे कि भैया थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे इस बार आपने क्लोरीन को ज़्यादा कर दिया है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। अब डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो देखो फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में चार्ज भले ही ज्यादा आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन के केस में डिस्टेंस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और क्लोरीन के केस में चार्ज भले ही कंपैरेटिवली कम आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं डायपोल मोमेंट निकालने में, तो जो क्लोरीन वाला है वो डोमिनेट कर जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछे इसमें कि चार्ज कहां डेवलप हो रहा है ज्यादा, तो कहां हो रहा है? फ्लोरीन के केस में हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उसकी फिर डिस्टेंस छोटी है ना यार। आपको डायपोल मोमेंट निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट देखना है, किस किस का? चार्ज का भी और आपको डिस्टेंस का भी प्रोडक्ट देखना है। चार्ज और डिस्टेंस दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज भले ही आपका फ्लोरीन में ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस इतना नहीं है। लेकिन क्लोरीन में चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। तो प्रोडक्ट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो किसका ज्यादा हो जाता है? क्लोरीन वाले का ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब इस चीज को हमेशा हर जगह मत लगाने लग जाना। जैसे देखो आपको जो पहले मैंने बताया था HF, HCl, HBr, HI, तो यहां पे डायपोल मोमेंट यही है ना। हर जगह नहीं लगाने लग जाना। सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन और क्लोरीन के केस में ऐसा होता है जो मैंने आपको समझा दिया है। कहां पे? ये वाला केस सिर्फ कार्बन और हैलोजन्स है, तो उसमें कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाता है और कार्बन फ्लोरीन पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो आपका फ्लोरीन ही ज्यादा रहता है। ठीक है, सारी चीज यार एक एक करके कवर कर रहे हैं, बस ध्यान से सुनते जाओ। सब चीज कहीं ना कहीं पे आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बस यही है कि यार ढंग से पेशेंटली हम लोग समझें और अच्छे से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो चलो ये हमने बात कर ली। अब देखो कुछ हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। हमने डायपोल मोमेंट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है ये देखो। एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड वेदर अ गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। सबसे पहले एप्लीकेशन तो यही है कि एक मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ये कौन बताता है? डायपोल मोमेंट बताता है। अगर आपका म्यू नेट 0 आ गया, मतलब सारे के सारे डायपोल मोमेंट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो आपका मॉलिक्यूल क्या रहता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहता है, करेक्ट। और उधर ही अगर आपका म्यू नेट कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपका क्या रहता है?
पोलर मॉलिक्यूल रहता है। ये तो हमने यार बहुत बात कर ली है और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। बाप रे बाप, ये क्या चीज आ गई है? हाँ, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो पहली बात ये कि यहां पे आप नोट डालिए कि नो बॉन्ड इज आइदर 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। दुनिया में ऐसा कोई सा भी बॉन्ड नहीं है जिसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर हो या 100% आयनिक कैरेक्टर हो। अगर कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आएगा ही आएगा। ऐसे ही अगर कोई सा भी आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ही आएगा। पक्की बात है ये, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक का कैरेक्टर निकालना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड में। तो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन theoretical value of dipole moment into 100। ऐसे निकालते हो आप लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, गिवन इन क्वेश्चन, ये जनरली आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। थ्योरेटिकल वैल्यू यार आप निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल वैल्यू तो यही है Q इंटू डी, जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली तो पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल तो हमको यार सवाल में दे रखा होगा। और थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं? चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके इनटू 100 कर लो तो आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है तो उसका परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालूंगा? देखो दोनों कैरेक्टर मिलके 100 होनी है, परसेंटेज है ना यार, तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो अगर कोई सा भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। और कोई सा भी आयनिक बॉन्ड है तो उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो वो चीज बाद में पढ़ेंगे हम लोग, फजान्स रूल इसी के बारे में बताता है, वो बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? डायपोल मोमेंट। क्या देख रहे हैं? आयनिक का कैरेक्टर निकालना है हमें कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन कराता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन कराता हूं, ये क्वेश्चन करिए और ये क्वेश्चन करिए और फिर आप इसका उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, ठीक है, इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। चार्ज आपको इतना दे रखा है, ठीक है। पहले डायपोल मोमेंट निकाल लो, क्या क्या दे रखा है। जैसे देखो क्या क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके चलो, तो सेंटीमीटर में करोगे तो कैसे हो जाएगा ये? 1.34। जैसे देखो मीटर में करोगे तो कितना होएगा? ये होएगा। अब इस मीटर को क्या करो सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 1.34 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 1.34 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को अगर सेंटीमीटर में करना है तो -8 का फैक्टर, मीटर में -10 का होता है ना, तो आपका सेंटीमीटर में -8 का है। तो ये डिस्टेंस आ गया। क्यू कितना है? क्यू कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। अब क्या करो? दोनों को मल्टीप्लाई करो। आपको क्या पूछ रहा है? डायपोल मोमेंट, Q इंटू डी। तो Q इंटू डी मतलब 1.34 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। यूनिट क्या आएगा? देखो एक का ESU लिया है, एक का सेंटीमीटर लिया है, तो क्या आएगा? ESU सेंटीमीटर। अब देखो 1.34 और 4.8 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा? 6.4 और -8 और -10 ये क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -18। ये हो गया ESU सेंटीमीटर। अब आपको क्या सिखाया था कि 1D बाय इज 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? D बाय लिख सकते हो। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 6.4 D बाय। ये क्या हो गया आपका? डायपोल मोमेंट। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर को मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? D बाय लिख दिया। ये चीज क्लियर है?
सही। तो ये जो आप Q इंटू डी करके निकालते हो ना, दिस इज थ्योरेटिकल, दिस इज थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट निकला है। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या फॉर्मूला था, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। तो देखो एक्सपेरिमेंटल आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से पढ़े। देखो इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज 1.08, तो 1.08 डी बाय है, यूनिट सेम है, अपॉन 6.4, ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल इनटू 100। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16.79%। क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, और परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो 100 में से माइनस कर देना। ये देखो HCl ये है ना यार, तो वैसे तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। ऐसे नहीं होगा कि यार आपका जो आयनिक कैरेक्टर है HCl में 60% 70% आ गया, इतना नहीं आएगा, हल्का फुल्का आता है, ठीक है चलो 15% के करीब है, 20% के करीब है, लेकिन मेजरली तो ये कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो मेजर कैरेक्टर भी कौन सा रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ही रहेगा, करेक्ट। और ये जो आयनिक कैरेक्टर है वो डेवलप कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हल्के फुल्के आपके चार्जेस आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं, तो इसी चार्जेस की वजह से आपका कुछ ना कुछ आयनिक का कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है, ठीक है। ये ऐसे आप लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। और जैसे आपके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उसका ऑर्डर लिखिए, मतलब कौन सा बड़ा है, क्या ऑर्डर है, ठीक है। जैसे देखो ये है, देखो जैसे इधर ये, इधर ये आपका, ये तीन आपको दे रखे हैं। चलो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड। अब डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताइए, सोचो। मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को, आप लोग सोचिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कैसे कर सकते हो, जैसे देखो, क्या ये आपको डायपोल दिख रहा है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है, ऑब्वियसली डायपोल रहेगा, क्लोरीन की तरफ रहेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे इस तरफ, करेक्ट, यहाँ पे इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे इस तरफ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो डायरेक्टली अपोजिट है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, है ना। और वैसे भी अगर टीटा की हम बात करें तो यहाँ पे 180 डिग्री का है, और एकदम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका तो आप म्यू 0 भी बोल सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टीटा है वो कितना है, 120 डिग्री का। जैसे देखो एक इधर है और एक आपका इधर है, ये कितना एंगल है, 120 का है। इनको हम मेटा पोजिशन भी बोलते हैं, है ना। ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वैसे तो, है ना। ये मेटा पोजिशन पे, तो मेटा पोजिशन पे कौन से होते हैं, 120 डिग्री पे। और ये वाली कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। तो देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये है, तो ये कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे टीटा कितना है, 60 डिग्री का। जैसे देखो ऑर्थो मेटा और पैरा अगर देखना है तो जैसे देखिए हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं, है ना। बाकी बहुत डिटेल में तो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। जैसे ये क्लोरीन है आपका, है ना, तो 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है। तो जो डायरेक्टली बाजू वाली होती है, ये वाली और ये वाली, जिसको मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली पोजीशन, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो या फिर ओ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ग्रुप के पास वाली, मतलब क्लोरीन के एकदम बाजू वाली। एक छोड़ के अगर हम देखें, ये वाली देखो या फिर ये वाली देखो, जिसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं, ये कौन सी होती है, मेटा होती है। ये कौन सी होती है, मेटा होती है। और जो डायरेक्टली अपोजिट है, बिल्कुल ही एकदम क्लोरीन के डायरेक्टली अपोजिट है जो, वो कौन सी होती है, पैरा होती है। वो कौन सी होती है, पैरा होती है। अरे बात समझ में। अच्छा, अब हमें पता है जो डायपोल मूवमेंट है उसका जो म्यू नेट है वो कैसे निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो 2 डायपोल मूवमेंट है आपके, म्यू 1 और म्यू 2, तो कैसे निकालते हो, म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस टीटा, करेक्ट। तो आपके जो म्यू नेट है वो कॉस टीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कॉस टीटा और एंगल में क्या रिलेशन होता है, जैसे जैसे एंगल कम होता जाता है कॉस टीटा बढ़ता जाता है। एंगल अगर कम होता है तो कॉस टीटा आपका बढ़ता है, और कॉस टीटा अगर बढ़ेगा तो म्यू नेट भी आपका बढ़ेगा। तो एंगल सबसे कम कहां पे है आपका,
60 डिग्री में, थर्ड वाले में, तो वहां पे cos थीटा सबसे बड़ा, म्यू नेट भी सबसे बड़ा। तो जो म्यू का जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 देन 2 एंड देन 1। करेक्ट है, आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट का बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत डिटेल में हमने एक एक चीज कवर कर ली है। ऑलराइट, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं यार। और कौन से टॉपिक हैं, और आपके टॉपिक है जैसे रेजोनेंस। अब मैंने क्या बोला है, रेजोनेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में कब पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन अभी भी हमको अच्छी हल्की फुल्की नॉलेज लेनी है। कैसे, देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर यार थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर अगर मैं स्टडी करूं तो ये रहा ओजोन, ऐसा कुछ रहता है स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ रहता है O3, ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करें ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इनको सपोज करो, जैसे नंबरिंग नहीं करते, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर है। आप मुझे ये बताइए, क्या इसका और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या ये जरूरी है कि जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड पर ही रहे? क्या ये जरूरी है? क्या आपका ओजोन ऐसा नहीं बना सकता, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तीनों ऑक्सीजन क्या है, इक्विवेलेंट है ना, तो लेफ्ट साइड पे ही डबल बॉन्ड क्यों है, राइट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ भी आ सकता है। तो जब आपका एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही आपके मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स आए, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जब सेम मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर्स आए, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका RS1, ये क्या हो गया RS2। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 2। अच्छा, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और क्या बोला जाता है, और हम इन्हें बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी इन्हें बोला जा सकता है। ठीक है, जब एक ही मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर आए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ध्यान से अगर देखो तो अब ओजोन एक्चुअली में कैसा दिखता है, जैसे आपके ये 3 ऑक्सीजन है, पहले क्या करो, सारे के सारे कॉमन बॉन्ड बना लो। तो देखो दोनों में ये कॉमन तो है, देखो दोनों स्ट्रक्चर में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही है। जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, बेसिकली ये वाला जो पाई बॉन्ड है आपका, ये पाई बॉन्ड आपका क्या कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन में फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी यहां है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो बेसिकली ये क्या है, यहां पे पार्शल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, पार्शल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि जो आपका पाई बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रेजोनेंस के चक्कर में हमें पता चला था कि यार पार्शल बॉन्ड भी नाम की कुछ चीज होती है। करेक्ट, तो यहां पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है वो भी अभी निकालना सिखाऊंगा। कितना आता है, 1.5 आता है। कितना आता है, 1.5 आता है। ऐसे ही जैसे देखो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, C6H6 का स्ट्रक्चर है। तो देखो बेंजीन कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। रेजोनेंस में आपके लोन पेयर और पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सारी बातें हम लोग ऑर्गेनिक में और डिटेल में करेंगे। अब जैसे देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, जरूरी है कि यार ऐसा ही स्ट्रक्चर हो सकता है बेंजीन का? क्या आप लोग बेंजीन का ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? सोचो आप खुद, क्या ये नहीं बना सकते? ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या करा, जो अंदर के पाई बॉन्ड थे उनको रोटेट कर दिया। तो अगेन कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं बेंजीन के, 2। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2। ये RS1, ये RS2 है ना। लेकिन एक्चुअली में कैसे हो रहा है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो ये जो आपका कॉमन बॉन्ड है ये तो पहले ही बना लो, और जो आपके 3 पाई बॉन्ड है वो आपके पूरी की पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वो आपकी पूरी रिंग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो ऐसे पूरे के पूरे फैले हुए हैं। ऐसे पाई बॉन्ड पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है पूरी की पूरी रिंग में। जैसे आपका ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, RS1 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 RS2, राइट। और ये जो मैं राइट साइड में ब्लू का बना रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो और यही क्या है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे बात समझ में। तो बेंजीन के भी कितने हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने हो गए, 2 हो गए। करेक्ट। अच्छा, पॉइंट लिखें कि जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, हाइपोथेटिकल रहते हैं, दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर असली स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है। लेकिन जो भैया रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर, असली का जो स्ट्रक्चर की हम बात करें वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्जी के स्ट्रक्चर्स है, हाइपोथेटिकल है, कोई असली में एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी। खिलाड़ी असली स्ट्रक्चर कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है? अब हम बात करें जरा बॉन्ड ऑर्डर की, है ना, और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप गिन लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे देखो एग्जांपल, ओजोन की बात करें तो ऐसा था, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाले, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, गिन लो ना यार, अरे गिन लो कितने, इक्का दुक्का तिक्का, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने थे, 2 थे ना यार, बना के दिखाऊं वापस, देखो ये थे, ये रहे आपके, तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं, 2, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3/2 विच इज व्हाट 1.5, विच इज व्हाट 1.5। और दिखाए, और एग्जाम्पल करें, चलो ये देखो कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, बताइए, इधर ये O- और इधर भी ये O-, ठीक है। अब आप लोग खुद देखो कि क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, सोचो। तो देखो ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि यार ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ ही आपका डबल बॉन्ड रहे, ये बताइए, क्या ये जरूरी है, नहीं है ना। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप देखा करो, जैसे इधर आ जाए आपका डबल बॉन्ड और इधर माइनस आ जाए और इधर भी माइनस आ जाए। अच्छा ऐसे ही एक और आपको दिख रहा होगा, क्या इस वाले के साथ यार डबल बॉन्ड आ जाए और इधर O- आ जाए, इधर O- आ जाए, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स सोचा करो। अब निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो कोई सा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लो, उसमें टोटल बॉन्ड देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने दिख रहे हैं, 3, सामने हैं, तीनों के तीनों बना दिए। और देखो और कोई पॉसिबल नहीं होगा, और अगर आप बनाने जाओगे तो स्ट्रक्चर्स रिपीट करेंगे, रिपीट थोड़ी ना कराने हमें, रिपीट थोड़ी ना कराने, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33 आ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.3 बिल्कुल आ सकता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तो बड़े प्यार से आ ही सकता है। आइए बात समझ में। एक और क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, जैसे देखो चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम वो कितना रहेगा, तो देखो ये तो मैंने बनाया है RS1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। असली में एग्जिस्ट करते हैं क्या ये, नहीं, असली में कौन एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड जरा बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे, ये कार्बन, तो देखो पहले तो सारे कॉमन बना दो, देखो ये कॉमन बना दो। अब देखो इधर डबल बॉन्ड है ना, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो मतलब तीनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे भी देखो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी आपका ऐसे डॉट डॉट, तो पाई बॉन्ड को तीनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज देखो, तो देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है वहां पे नेगेटिव नीचे वाले 2 ऑक्सीजन पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो 2 है यहाँ पे ऊपर और राइट साइड में है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है वहां पे लेफ्ट साइड और ऊपर में है, मतलब तीनों ऑक्सीजन पे कभी ना कभी नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। अब ये डेल नेगेटिव ही बताना है हमें कितना है, तो कितना था आपका टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था, -2, कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 पे, तो एक पे कितना आया, -2/3। टोटल चार्ज कितना था, -2 था, कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 3 पे, तो -2/3 एक ऑक्सीजन पे आपका
चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आसान है या नहीं है? बिल्कुल है, कुछ है ही नहीं यार, है ना। बस आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझते हुए चलनी है, ठीक है। तो चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यार यहीं समाप्त करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करेंगे, छोटा वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला, करीब 25-30 आधे घंटे का रह सकता है। उसमें आपको क्या समझा देंगे, उसमें आपको फॉर्मल चार्ज समझा देंगे और आपको फजान्स रूल समझा देंगे, ठीक है। और फिर वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑलराइट, तो चलो जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।